जीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 8 प्रश्न 8 दिन पूरी शिक्षण विधियाँ। इसी क्रम में आज ये चौथा दिन है। आज अपन 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। पहले से मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूँ। देखो, रीट में एक तो है उपागम। तो उपागम में हर्बर्टीय उपागम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको यहाँ तवज्जो दी गई है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक वाला चैप्टर है वो भी हमें पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो उद्देश्य से संबंधित है वो प्रश्न भी इसमें आ जाएंगे। तो ये देखिए पहला प्रश्न, इसी क्रम में पहला प्रश्न देखो आप और पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए आप। हर्बर्टीय उपागम की विशेषता नहीं है, इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण को महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयोगी है। आप फटाफट कमेंट करके बता दें कि कौन सा उत्तर सही है। ये लो, आपके लिए छोड़ दिया जाए। इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण को महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयोगी है। बताएं। हाँ, कईयों का उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें तीसरा होगा उत्तर, वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी की तीनों विशेषताएं वो सही हैं। इसके अलावा अन्य विशेषताएं वो भी हमें ध्यान में रख सकते हैं कि ये प्राचीनतम उपागम है। प्राचीनतम उपागम, इसमें समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। समन्वयवादी दृष्टिकोण, आगमन व निगमन दोनों विधियों के गुण है। आगमन निगमन। अभी अगला प्रश्न उस पर ही हम लेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूं कि हर्बर्टीय जो उपागम है या आयाम है, उसमें 5 पद होते हैं। 5 पद में से 4 है वो आगमन से संबंधित है, 1 है वो निगमन से संबंधित है, लास्ट वाला। इस प्रकार से आगमन और निगमन दोनों जो विधियां हैं उनका मिश्रण है, ये उनका पूरा मिश्रण माना जाता है। और दूसरा ये है कि ये मितव्ययी उपागम है। मितव्ययी उपागम। बाकी इसमें आएगा स्मृति स्तर के शिक्षण। यहाँ देखो, यहाँ भी प्रश्न बनेगा। ये आप खूब पढ़ते हो साइकोलॉजी में। स्मृति स्तर शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे निचला स्तर है वो स्मृति स्तर ही होता है। स्मृति स्तर है वो हर्बर्ट को इसका जनक माना जाता है, स्मृति स्तर के शिक्षण का। ये प्राथमिक या पूर्व की कक्षाएं उनमें होता है, इनमें रटने पर बल दिया जाता है। ये सब चीजें हैं जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो। दूसरा जो होता है वो बोध स्तर का शिक्षण होता है। बोध स्तर, ये मोरिसन, इसके जनक कौन है? मोरिसन है। और तीसरा जो सर्वोच्च स्तर है वो है चिंतन स्तर। ये हंट। तो ये 3 है वो शिक्षण के स्तर माने जाते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति है तो ये उपयोगी है। तो यहाँ आप जो चीज जाननी चाहिए प्रश्न के लिए वो सारी चीजें हैं वो जान चुके हैं। विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। ये था हर्बर्टीय उपागम। हर्बर्टीय उपागम के बारे में इतनी सूचना है वो आपको पर्याप्त है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न लीजिए। हर्बर्टीय उपागम में पद हैं, तो सबको पता है कि पद है वो कितने हैं? 5 हैं। इसके लिए क्या ये प्रश्न दिए गए हैं? ऐसा नहीं है। 3 भी महत्वपूर्ण है, 4 भी महत्वपूर्ण है, 5 भी है और 6 को छोड़ दो एक बार, ठीक है। तो ये देखो, 3 पद हैं, वो किसमें है ये हमें देखना है। तो एक तो ब्लूम उपागम यानी मूल्यांकन उपागम। उपागम पूरा कर रहे हैं ना, मूल्यांकन उपागम। ये बीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम का पूरा नाम लिखकर भेजें, फटाफट लिख करके भेज दें। बीएस ब्लूम का पूरा नाम, बीएस ब्लूम का पूरा नाम लिख करके भेजें। बीएस ब्लूम का मूल्यांकन उपागम है बीएस ब्लूम। हाँ, जल्दी से कमेंट करें।
रजिस्टर निकाल लो, नहीं निकाला है तो हाँ निकाल लो और उसमें लिखो, आप लिखना जरूरी है। हाँ, बेंजामिन सैमुएल्स ब्लूम, बेंजामिन सैमुएल्स ब्लूम, ये इनका पूरा नाम है। मूल्यांकन उपागम है, इसमें 3 पद होते हैं, तो ये त्रिपदी है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रसिद्ध है और ब्लूम की त्रिपदी प्रसिद्ध है। ये 3 पद हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा लिखिए अधिगम के अनुभव प्रदान करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, ये इनका दूसरा है। तीसरा कमेंट करके बताओ, कईयों की बहुत अच्छी तैयारी है, तीसरा बताएं। बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा है तो आप पे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मैं बता देता हूं, व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करना, व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करना। जो ये 3 पद महत्वपूर्ण है और इसको ब्लूम की त्रिपदी कहते हैं, त्रिपदी। हर्बर्ट की क्या थी? पंचपदी। ये हर्बर्ट की क्या है? पंचपदी है, ये ब्लूम की त्रिपदी है। इसके अलावा बताओ ऐसा कौन सा उपागम है, आयाम है, पाठ योजना मान लो इसको, आप चाहे पाठ योजना मान लो, उसमें 3 पद दिए हैं। तो ये एनसीईआरटी ने भी 3 दिए, एनसीईआरटी। ये देखिए अदा पहला है, दूसरा है प्रक्रिया प्रोसेस, और तीसरा है प्रदा आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 3 पद है वो एनसीईआरटी उपागम में है। तो उपागम हमारे लगभग है वो पूरे हो गए हैं। ये 4 और 5 की चर्चा हमें हर्बर्टीय उपागम में ही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप ये नोट कर लें, ये देख लें। कुछ बड़े हैं तो इसलिए आपको नोट करने चाहिए, नोट कर लें आप, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा अभी मिट जाएंगे ये। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब ये देखिए 4 पद, तो 4 पद हैं वो कौन से हैं? नहीं किया अभी नोट? चलो कर लो, फटाफट करो, फटाफट। टाइम सबका है, सबका ही तो टाइम है। चलो नहीं बिठाते हैं आप, ये देख लो। ये चौथा देखो 4 पद हैं वो कौन से हैं? थोड़े महीन लिख रहा हूं मैं। स्पष्टता पहला है, वो क्या है? स्पष्टता। हम चर्चा कर रहे हैं 4 पदों की। 4 पद हैं जो मूल रूप से हर्बर्ट ने दिए थे, उसमें स्पष्टता, दूसरा है संबद्धता, तीसरा है व्यवस्था, और चौथा है विधि। विधि को इसमें प्रयोग या अनुप्रयोग कहा गया है। ये 4 पद सर्वप्रथम हर्बर्ट ने दिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कुछ की शिकायत थी कि आप बहुत जल्दी बोल जाते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो आज मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, और आप कमेंट करके बता दें कि स्पीड ठीक है क्या। मेरी समझ में आज वाली स्पीड है वो ठीक है। तो ये देखिए हर्बर्टीय उपागम में सबसे पहले हर्बर्ट ने 4 सोपान दिए। ये लेसन प्लान के भी सोपान है। वो कौन कौन से थे? स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि, ये 4 है। उसके बाद में इनके शिष्य जिलर ने इनको 5 भागों में बांट दिया, यानी स्पष्टता को 2 भागों में बांटा। स्पष्टता वाले 2 भाग हैं, वो कौन से हैं? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण।
और कोई खास चेंज नहीं है। प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, और वही है संबंध, व्यवस्था और विधि। संबंध, व्यवस्था और विधि। विधि है, इसको ही प्रयोग या अनुप्रयोग कहते हैं। यहां दूसरी चीज आपको और ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, संबंध है, इसको तुलना भी कहते हैं। संबंध को तुलना भी कहते हैं। व्यवस्था है, इसमें भी ध्यान रखो, इसको सामान्यीकरण भी कहते हैं। यानी बहुत सारे हो गए, बात एक ही है। एक बार फिर से देख लें आप। हर्बर्ट की पंचपदी में 5 पद हैं। ये उनके शिष्य जिलर ने स्पष्टता को 2 भागों में विभाजित कर दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में तीसरा पद है वो वही संबंध है, इसको ही संबद्धता कहते हैं। चौथा है वो व्यवस्था है, व्यवस्था को सामान्यीकरण कहते हैं। संबंध को क्या कहते हैं, तुलना कहते हैं। इसके अलावा विधि है 5वां। ये 5वां है वो क्या है, विधि है। विधि किसको कहते हैं, प्रयोग या अनुप्रयोग के कहते हैं। ये 5 पद हैं किसमें, हर्बर्टीय पंचपदी में। पहले ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से हर्बर्टीय पंचपदी में कौन सा सोपान नहीं है। उसमें 2 आए थे, एक उद्देश्य कथन और एक मूल्यांकन। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन क्यों हो गया, क्योंकि राइन ने उद्देश्य कथन दे दिया, और उद्देश्य कथन दिया वो किसमें शामिल है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में उद्देश्य कथन, योजना। ये देखो आप, पूर्व योजना, इसके 2 भाग कर सकते हैं हम, एक पूर्व योजना और दूसरा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आज ये थोड़ा विस्तृत है, तो थोड़ा मैं स्लो भी चल रहा हूं। अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हर्बर्टीय उपागम है, हर्बर्टीय उपागम में 5 पद ही माने जाएंगे, लेकिन हर्बर्ट ने मूल रूप से पहले 4 पद दिए थे। 4 पद दिए थे, वो आपको चारों बता दिए, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। इसके बाद में इनके शिष्य जिलर हुए। जिलर ने क्या किया, स्पष्टता को 2 भागों में विभाजित कर दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। उसके बाद में 3 वो के वो रह गए, जैसे संबद्धता है तो वो संबंधी है या तुलना है, और उसके बाद में व्यवस्था है ही, व्यवस्था कोई सामान्यीकरण कहते हैं, विधि कोई प्रयोग या अनुप्रयोग कहते हैं। अब उसके बाद में इनके शिष्य हैं वो राइन हुए। राइन ने क्या किया कि प्रस्तावना को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व योजना और एक उद्देश्य कथन। यही कारण है कि भिन्न भिन्न जो ये पद हैं उनके नाम भिन्न भिन्न मिलते हैं। मैंने आपको सारे बता दिए। तो उत्तर क्या होगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन है वो हर्बर्टीय पंचपदी का सोपान नहीं है, उसका चरण नहीं है। चरण, सोपान, पद, ये एक ही बात मान करके हमें चलना है। 6 किसी से भी संबंधित नहीं है। तो ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया। हर्बर्टीय उपागम में पद हैं, तो पद कितने हैं, 5 हैं। ब्लूम की त्रिपदी है, उसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब इसके बाद में देखो आप कि एक प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि किसमें किसको अधिक महत्व दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, पदों के या इसके रूप में हर्बर्टीय उपागम है, उसमें प्रस्तुतिकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्रस्तुतिकरण पर बल देने का मतलब होता है विषय वस्तु पर अधिक बल देना। तो विषय वस्तु पर अधिक बल दिया जाता है, तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, सूचनाओं पर अधिक बल दिया जाता है। जबकि ब्लूम का जो मूल्यांकन उपागम है, इसमें शिक्षण उद्देश्यों पर अधिक बल दिया जाता है। ये प्रश्न भी अगर पूछें तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, स्वरूप की दृष्टि से उपागम के भेद होते हैं। तो स्वरूप की दृष्टि से उपागम के कितने भेद होते हैं, कमेंट करके बता दें, फटाफट बताओ। स्वरूप की दृष्टि से उपागम के भेद होते हैं। मैं अलग हट जाता हूं, आप देख लीजिए। कमेंट करो। हाँ, मैं अलग ही हूं। स्वरूप की दृष्टि से उपागम के भेद, तो स्वरूप की दृष्टि से उपागम के भेद, सही उत्तर है 2। इसमें विकल्प नंबर 1। और ये स्वरूप की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, 2 भेद माने गए हैं। ये नाम लिख लो आप, व्यापक उपागम और सूक्ष्म उपागम। व्यापक उपागम और दूसरा है सूक्ष्म उपागम। उपागम इंपॉर्टेंट है, सबसे हार्ड उपागम माना जाता है रीट में। एक दूसरा और भी उपागम के भेद होते हैं, वो लिख लो। भाषिक तत्वों के आधार पर भी 2 हैं।
भाषिक तत्वों के आधार पर भी उपागम दो प्रकार के होते हैं। भाषिक तत्वों के आधार पर उपागम के दो भेद, उपागम के दो भेद, रचना उपागम और पाठ संसर्ग उपागम। पाठ संसर्ग उपागम। दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। ये सारे उपागम हो गए, लेकिन फिर भी एक दो उपागम है वो बच गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो इकाई उपागम। इकाई उपागम है वो अभी बाद में हम चर्चा कर रहे हैं। और इकाई उपागम वो ये बौद्ध स्तर का उपागम है, मोरिसन का इकाई उपागम। उसमें भी 5 पद होते हैं। मोरिसन के उपाय उपागम में कितने पद हैं? 5 पद हैं। इसके अलावा एक उपागम और इंपॉर्टेंट है, वो जॉन डीवी व किलपेट्रिक उपागम है। इसमें एक ही प्रश्न पूछते हैं कि ये अनुभव को अधिक महत्व देता है। दूसरी बात है गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, बुनियादी प्रणाली है, वो इस पर ही आधारित है। किस पर? जॉन डीवी व किलपेट्रिक उपागम पर। अमेरिका में सबसे ज्यादा यही काम में लिया जाता है। ये उपागम के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। स्वरूप की दृष्टि से उपागम के दो भेद, व्यापक उपागम, सूक्ष्म उपागम। भाषिक तत्वों के आधार पर भी उपागम के दो भेद हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। पाठ संसर्ग शब्द जहां भी आता है इसका मतलब उसके अंदर अंदर ही बताया गया है। इसमें रचना शिक्षण या पद्य शिक्षण कराते समय उसमें ही यानी व्याकरण बताना हो रहा है, वही पाठ संसर्ग उपागम बताता है। और रचना शिक्षण उपागम है, इसमें रचनाएं दोनों प्रकार की शामिल है, मौखिक भी और लिखित भी। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिंदी शिक्षण में प्रमुख चुनौती है अभिरुचि का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का अभाव, उपर्युक्त सभी। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं, फटाफट बताओ। ये देख लो आप, मैं हट गया हूं, आप देख लें। बिल्कुल राइट, चौथा उपर्युक्त सभी। ऐसे प्रश्न है वो कई बार तो 3-4 पूछ लेते हैं। रीट की शिक्षण विधि है वो ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें उपर्युक्त सभी 2-3 उत्तर हो सकते हैं, पहले हुए हैं। तो ऐसा तरीका है वो मैंने भी आज अपनाया है कि अभिरुचि का भाव, अभिरुचि का भाव का मतलब है न तो छात्रों की रुचि है न शिक्षक की रुचि है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, नवीन शिक्षण विधियां या किसी प्रकार का इनोवेशन है वो हिंदी में नहीं हुआ है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का अभाव है, यानी ये कोई नहीं करता है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि एक मानक रूप का अभाव है। मानक रूप का अभाव कौन सा कहलाता है? जैसे कोई तो है वो झ ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, हालांकि अब इसको मानकता दे दी गई है। L1 वाले हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे ही अन्य जो प्रश्न है, जैसे ये देखिए आप ध है तो ये देखो ये मानकता, तो मानकता की समस्या है। व्याकरणिक की समस्या भी हिंदी में पाई जाती है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। जैसे कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो हमने संस्कृत से ले लिए, कुछ है वो इंग्लिश से लिए हैं। इंग्लिश कुछ और कहती है, संस्कृत कुछ और कहती है, हिंदी कुछ और बन जाती है। यही चक्कर है कि सब ये कहते हैं कि उत होता है या उद होता है, तत् होता है या तद होता है। मेरी समझ में नहीं आता, ये कोई समस्या ही नहीं है हिंदी के लिए, फिर भी ये समस्या बना रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। ये भी हिंदी की एक ही समस्या हुई कि उद होता है या उत होता है, दोनों ही होते हैं, दोनों का मिजाज देखना है, आपको विकल्प देखने हैं, उसके आधार पर करना है। तो ये मानकता की समस्या है वो भी इसमें पाई जाती है। भाषा प्रयोगशालाएं भारत में नए के बराबर हैं, तो ये भी एक ही समस्या है। दूसरा एक ये भी है, दक्ष शिक्षकों का अभाव भी एक ही समस्या है। तो ये बहुत सारी हैं वो चुनौतियां हिंदी शिक्षण में, ये प्रमुख रूप से चुनौतियां हैं। इसमें हम आगे भी ले सकते हैं, और वो ये सतत है व्यापक मूल्यांकन केवल नाम मात्र का चलता है, बल्कि जमीनी तौर पर इसका कोई भी उपयोग नहीं किया जाता। ये भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौतियां। अब अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए। बहुमाध्यम के संबंध में आज 4-5 टॉपिक हो गए, मैं 4-5 देखो आपको समझा रहा हूं। बहुमाध्यम है वो भी रीट का टॉपिक है। बहुमाध्यम के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? शिक्षण प्रभावी एवं रोचक बनता है, एक ही सूचना अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है,
सूचनाओं का संप्रेषण शीघ्र व सरलता से हो जाता है, एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास हो पाता है। कमेंट करके बताएं। हाँ जल्दी बताओ। यस, इवनिंग इवनिंग इवनिंग, सबको इवनिंग बता रहे हैं। तो ये देखिए इसका उत्तर क्या होगा, एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास हो पाता है, ये गलत बात है। बहुमाध्यम में एक बार में एक से अधिक कौशल का विकास होता है। इसको समझ लो, बहुमाध्यम क्या है, मल्टीमीडिया। इसको क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। ये मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया बहुमाध्यम। ये इसको माध्यमों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक माध्यम जैसे रेडियो, केवल श्रव्य, सुनना ही केवल माध्यम है, ये एक माध्यम है। दूसरा देखो द्विमाध्यम, यहां तक हम पहले पढ़ चुके भी हैं। कहां पढ़ा हमने, शिक्षण सहायक सामग्री में। ये श्रव्य दृश्य दोनों है, जैसे टीवी, ये द्विमाध्यम है। तीसरा है वो क्या है, बहुमाध्यम है। तीसरा बहुमाध्यम। बहुमाध्यम में आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब है वो बहुमाध्यम है। इनमें कोई भी सूचना है वो केवल लिखित रूप में नहीं, बल्कि ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, टेक्स्ट के रूप में भी होता है, ग्राफिक के रूप में भी होता है। इसलिए ये मल्टीमीडिया कहलाता है, बहुमाध्यम है। इसकी ही आजकल चर्चा खूब होती है। तो ये सोशल मीडिया पूरा का पूरा है वो क्या है, बहुमाध्यम है। इस पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बहुमाध्यम से एक साथ में देखो लिखना कौशल है, उसका विकास भी हो जाता है, सुनना का भी हो जाता है, बोलना का भी हो जाता है। आजकल आप वॉइस कॉल भेजते हो ना, हाँ, तो सबका विकास है वो इससे हो सकता है। तो ये बात गलत थी, बाकी सब सही है। सूचनाओं का संप्रेषण शीघ्रता से हो जाता है, एक ही सूचना है वो अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है, शिक्षण प्रभावी एवं रोचक बनता है, ये सब है वो सही है। तो ये था अपना 5वां प्रश्न। इसके बाद में देखो 6ठा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के संबंध में गलत कथन है। ये तो आप बता सकते हैं, पाठ्य पुस्तक हमारे का पाठ्यक्रम में कक्षा शिक्षण का आधार है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का आधार है, ये बिल्कुल सही बात है। बालकों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन मिलता है पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तकें वो प्रोत्साहित करती हैं स्वाध्याय के लिए, ये भी सही है। नई नई किताब आएगी, बालक को बहुत चाव होगा, वो चाव से उसको पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा। सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में ये उपयोगी नहीं है। एक बार छोड़ दो विकल्प को, शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शिका कार्य करती है, सही बात है। उत्तर हुआ तीसरा, सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में ये बहुत उपयोगी है। अगर कोई क्लास है वो बड़ी क्लास है, आकार में बड़ी है, एक ही क्लास में बहुत ज्यादा संख्या है छात्रों की, तो पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करवाना सबसे सरल रहता है, ये उपयोगी है। इसके अलावा भी पाठ्य पुस्तक उसमें हमें और भी बातें हैं वो ले सकते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक है वो सामूहिक शिक्षण है, इसको समष्टि शिक्षण भी कहते हैं, और शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शिका कार्य भी करती है। ये बालक में कॉन्फिडेंस भी लाती है। फिर देखो अगला प्रश्न है वो भी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। टॉपिक चाहे कितना भी छोटा हो, हमें प्रश्नों से मतलब है। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित विषय सामग्री, ये बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक वही होती है जिसमें सामग्री है वो सुव्यवस्थित और सुनियोजित होती है, ये प्रत्येक कक्षा के लिए प्रिस्क्राइब्ड होती है, निर्धारित होती है। शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली होती है, ये भी सही है। पाठों का क्रम सरल से कठिन की ओर होता है, ये भी सही है। तो इसमें भी उत्तर कौन सा हुआ, उपयुक्त सही। ये देखो दूसरी बार उत्तर आ रहा है उपयुक्त सही। ये रीट के आधार पर ही पेपर बनाया हुआ है, ये देख लेना आप। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अच्छी पाठ्य पुस्तक में और क्या क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताएं आप, अच्छी पाठ्य पुस्तक है और उसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, जैसे पाठों में बता दिया, यानी कि सरल से कठिन की ओर। ये नहीं होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक का पहला ही पाठ है वो इतना कठिन, इतना क्लिष्ट हो कि बालक का पढ़ने का मन ही नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ के अंत में अभ्यास कार्य दिया हुआ होना चाहिए, उसमें प्रश्न है उनमें भी सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न दे दें, बल्कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दें, अति लघुतरात्मक प्रश्न दें, लास्ट में क्या दें,
निबंधात्मक प्रश्न दे सकते हैं। जहां आवश्यकता हो वहां टिप्पणी करें, जहां चित्रों की आवश्यकता हो वहां चित्र बनाएं और चित्र है उनका उल्लेख करें। चित्र का उल्लेख है उसका स्थान के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर चित्र बहुत महत्वपूर्ण है तो वो पन्ने के कागज के यानी पृष्ठ के बीच में भी हो सकता है। अगर उसका ज्यादा महत्व नहीं है तो वो साइड में हो सकता है। छोटी कक्षा के जो बालक हैं उनकी पाठ्य पुस्तक है उनमें चित्रों का अधिक विधान होना चाहिए। उनकी प्रिंटिंग है वो मोटी होनी चाहिए। उनका जिल्द है वो आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक है इसके दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष होता है, एक बाह्य पक्ष होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं वो आंतरिक पक्ष की ही कर रहे हैं। उसमें आंतरिक पक्ष में जहां जरूरत हो यानी यथा संभव उसमें निर्देश भी दिए जाने चाहिए। वो निर्देश है वो छात्रों के लिए या फिर जैसे छात्र स्वयं करें, छात्र ऐसा करें या ये गतिविधि करें, शिक्षक के लिए निर्देश वो ज्यादा दिए जाने चाहिए कि शिक्षक इस पाठ को इस विधि से पढ़ाएं, इसमें ये करवाएं, ये गति भी करवाएं और ऐसी अन्य कहानी है वो सुनाएं, ऐसा करें। तो ये सब चीजें हैं वो इसमें है। इस पाठ्य पुस्तक में बाह्य पक्ष है उसमें उसकी जिल्द है वो अच्छी होनी चाहिए, कागज है वो अच्छा होना चाहिए, प्रिंटिंग है वो अच्छा होना चाहिए, ये आकार है वो भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए पुस्तकों का आकार बड़ा हो और बड़ी कक्षाओं के बालक हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, उनमें सामग्री हो। ये दोनों चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो ये था पाठ्य पुस्तक के बारे में प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, पाठ योजना के प्रचलित प्रारूपों में कौन सी योजना शामिल नहीं है? ये एक सामान्य प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, सामान्य प्रश्न है, इसका जवाब आप दे देंगे आसानी से। टाइम भी होने को है, कईयों को बहुत जल्दी है और भी विषय पढ़ने हैं, तो इसमें आप उत्तर दें तब तक मैं आपसे बात कर लूं कि एक तो आप शेयर कम करते हो, खुद ही पढ़ते हो, शोरों को नहीं बताते हो। कुछ हैं वो रजिस्टर लेके उसमें लिख नहीं रहे हैं। बताओ कमेंट करके कितने लिख रहे हैं। आपने कोई भी सुझाव अब तक दिया नहीं है। आपको कक्षा कैसी लग रही है ये भी बताएं। मैं यूं ही झक रहा हूं या फिर आपको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस भी आपको आना चाहिए, आप में आना चाहिए, वो आ रहा है क्या? अन्य जो टेस्ट सीरीज जो भी चल रही हैं उनसे क्या हमारी टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी डिफरेंट है क्या? इसमें कम से कम प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास किया जा रहा है, यानी गागर में सागर भरने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं भरा तो नहीं जाएगा लेकिन कोशिश कर रहे हैं और यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन आप समय पर देखें, एक बार दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जो पहली बार इसको अब देख रहे हैं वो पहले वाले 3 वीडियो भी देख लें, यानी पहले वाले जो 3 वीडियो हैं उनमें भी शिक्षण विधियों के बारे में 8 प्रश्न है वो बता दिए गए हैं। आज हम 32 प्रश्न है वो सोल्व कर चुके हैं, 32 प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद में अभी 32 प्रश्न और हैं, पूरी शिक्षण विधि उसका अभ्यास भी हो जाएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं व्याकरण भी आपको ऐसे ही करवा दूंगा लगातार, यानी हिंदी में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षण विधि से संबंधित, कंटेंट से संबंधित ये सारी चीजें वो आपको बता दी जाएंगी। आप में कईयों ने उत्तर दे दिया है और ये देखिए मिली जुले उत्तर आ रहे हैं। 2 वाला उत्तर है वो ठीक नहीं है भाई ये, और इसमें उत्तर होगा तीसरा। साप्ताहिक योजना है वो कोई भी प्रचलित नहीं है, कोई भी पाठ योजना का प्रारूप है वो प्रचलित नहीं है। तो ये थे हमारे 8 प्रश्न। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं कई तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।